इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू हैबिटेट और नंबर ऑफ सेल्स के मुताबिक आपको रेस्पिरेशन की पद्धति, रेस्पिरेशन का सिस्टम कैसा है, किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है, उसके विषय में हमने आपको बताया है। आज जो हमारा मूल सिलेबस है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पर हम आज बात करने जा रहे हैं। ये बात याद रखिए, ह्यूमन बीइंग रेस्पायर थ्रू अ पेयर ऑफ लंग्स, यानी एक जोड़ा लंग्स होता है। लंग्स जो है वो एडेप्टेड है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए यह एडेप्टेड होता है। कैसे एडेप्टेड है आगे आप देखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, फायरिंग्स, जो आउटर ओपनिंग होता है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अपर जाके ठीक अपर जाकर जो छत है उसके पैरेलल एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। और नेसल कैविटी, ये नेसल कैविटी है, नेसल कैविटी। और उसके बाद ट्रैकिया, इसको विंड पाइप कहते हैं, ब्रोंकस और लंग्स, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, यानी लंग्स के अंदर ये ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई होते हैं। लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर ये है, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। अब देखो नॉस्ट्रिल क्या करता है, इट एक्ट्स एज आउटर ओपनिंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन आवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ये इस दरमियान जो एटमॉस्फेरिक एयर हम लेते हैं उसमें बहुत सारा धूल कण होता है ना। तो ये अगला भाग जो होता है नोज का, जिसको ये सब नोज बोलते हैं, यहाँ पर जो हड्डी है, हड्डी में जो ओपनिंग है उसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अगला भाग में हेयर्स वगैरह होता है, म्यूकस होता है, जो एयर में उपस्थित डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, फिल्टर करता है, उससे साफ करता है। और नेसल कैविटी जो पैरेलल टू अपर जाम, ये नेसल कैविटी है, ये वाला भाग। नेसल कैविटी प्ले रोल इन एयर कंडीशनिंग। जैसे काफ़ी ठंडे के दिनों में हम ठंडा हवा लेते हैं और गर्मी में गर्म हवा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रवेश करता है। तो अगर इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं लाए, माने कहने का मतलब एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट एयर हमारे लंग्स में जाए तो उससे काफ़ी बड़ी हानि हो सकती है ना। सो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, हवा का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना नेसल कैविटी का काम है। जहाँ नेसल कैविटी फेरिंक्स में खुलता है, जो कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका कोई विशेष रोल नहीं है, बस ये हवा को जाते समय यानी एयर को अलाउ करता है ट्रैकिया की ओर जाने के लिए। और जब आप फूड इंटेक करते हैं, इंगल्फ करते हैं, उस समय इस को बंद करता है, यानी ऊपर वाला ग्लोटिस और नीचे से जो मस्कुलर फ्लैप होता है उसको इपीग्लोटिस बोलते हैं। जब भोजन इस तरह से क्रॉस करता है ये फूड ट्रैक में, तब यह ग्लोटिस और इपीग्लोटिस द्वारा रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब आप भोजन नहीं कर रहे होते हैं उस समय ग्लोटिस और इपीग्लोटिस खुला रहता है। उसके बाद के भाग को हम ट्रैकिया कहते हैं। एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ये गोलाकार जो भाग है वो कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पर दिखाए हैं। ट्रैकिया का काम है इट ट्रांसपोर्ट्स एयर, यानी इट कैरीज एयर टू द लंग्स, लंग्स की ओर हवा को ले जाता है और इट एक्सपेल आउट द एयर, है ना, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। यानी ट्रैकिया हैज कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन यहाँ पर हमने लिखा है, इट प्रिवेंट्स ट्रैकिया, इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को जब एक्सहेल करते हो उस समय चिपकने से, आपस में दोनों दीवार को सटने से रोकता है। अब देखो
लंग्स के अंदर आगे जाकर ट्रैकिया दो भाग में बट जाता है। प्रत्येक पार्ट को, इन दोनों पार्ट को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्शियरी ब्रोंकस। इसको ऐसे समझो, एक पेड़ का जो मेन ट्रंक है, मेन जो स्टेम है, ये ट्रैकिया है, उससे ब्रांच निकला। ब्रांच जो निकलता है, मान लो 2 ब्रांच निकला, तो उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और अब ब्रांच जब निकला तो दोनों तरफ से, 2 साइड से ब्रांच निकला, तो इस साइड के ब्रांच और इस साइड के ब्रांच को आप कवर कर दो, और इधर भी कवर कर दो, तो हो गया लंग्स, है ना। जैसे ये ब्रांच निकला तो ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, यानी ये लंग्स और ये लंग्स, यानी 2 लंग्स। लंग्स के विदिन दी लंग्स ब्रोंकस जो है वह डिवाइड होता है ना। कैसे? प्राइमरी ब्रोंकस, यानी मेन ब्रोंकस से जो ब्रोंकस का ब्रांच निकलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी। उसके बाद फिर प्राइमरी से जो ब्रांच निकलता है उसको सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो ब्रांच निकलता है उसको टर्शियरी, है ना। बहुत सारे ब्रांच में, जैसे देखो ये प्राइमरी, ये वाला सेकेंडरी, और इससे जो निकला यहाँ जो निकल रहा है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी, है ना, इस तरीके से। और टर्शियरी ब्रांच के लास्ट में ब्रोंकियोल्स होता है, पतला पतला। ब्रोंकियोल्स के सिरे पर बहुत सारे अंगूर के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्या होता है इसमें, जरा सा सोचो। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई भी सरफेस हमारे शरीर में बनता है जिसका काम है एब्जॉर्प्शन यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो निसंदेह वह किस चीज का बना होगा? एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। और यह जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, मान लो ये एल्वियोलाई है, तो ये बना होगा किस चीज का? एपिथेलियल टिश्यू का, निसंदेह, चूंकि गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। लिविंग बॉडी में किसी भी मटेरियल को एक्सचेंज करने वाला जो टिश्यू बनता है वह किस टिश्यू से बनता है? एपिथेलियल टिश्यू से, खासकर एनिमल में। अब एब्जॉर्प्टिव सरफेस कैसा होना चाहिए? कहीं भी एब्जॉर्प्शन या मटेरियल एक्सचेंज होना है तो कोई भी एब्जॉर्प्टिव सरफेस पतला होना चाहिए, वेरी थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, भीगा हुआ होना चाहिए, और रिचली सप्लाइड ब्लड कैपिलरी होना चाहिए। यहाँ पर ब्लड कैपिलरी क्या होना चाहिए? काफी ज्यादा, इसके चारों तरफ बहुत सारे ब्लड कैपिलरी का जाल होना चाहिए। ब्लड कैपिलरी का जाल चारों तरफ से इसमें होगा, है ना। अब इधर से आर्टरी मान लो कि प्योर ब्लड लाया है, नहीं, वेन से, ये वेन से इम्प्योर ब्लड आया है। वेन क्या करता है? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। हालांकि ये जो यहाँ पर लाता है वो तो आर्टरी लाया है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इम्प्योर ब्लड यहाँ पर लाया है। तो इम्प्योर ब्लड के प्लाज्मा में, इम्प्योर ब्लड के प्लाज्मा में क्या होता है? CO2, है ना। अब देखो, इधर से हम रेस्पिरेटरी ट्रैक से एयर भरे हैं, इसमें एयर है ना। अब एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा, एयर हैज ग्रेटर परसेंटेज, और ब्लड प्लाज्मा हैज ग्रेटर कार्बन डाइऑक्साइड। और मटेरियल का एक्सचेंज कैसे होता है? थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब चूंकि ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ब्लड प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एयर साइक एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन हमेशा ब्लड के हीमोग्लोबिन में जाएगा, है ना। ब्लड कैपिलरी भरा हुआ है। अब यह यहाँ से ब्लड जो है पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। लंग्स, ये जाएगा कहाँ? लंग्स से हार्ट में, और हार्ट उसको पंप करेगा पूरे शरीर में जाने के लिए, है ना। ये गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई हुआ। अब आर्टरी द्वारा
यानी लंग्स से यानी हार्ट से जब प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया जाएगा पूरे शरीर में, तो सपोज करो कि यह एक टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं। कैसा, ये क्या है, टिश्यू, टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारा सेल्स है और यहाँ हार्ट है। हार्ट, हार्ट आर्टरी द्वारा, किसके द्वारा भेज रहा है, आर्टरी, आर्टरी द्वारा, कौन ब्लड, प्योर ब्लड, प्योर माने ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, प्योर ब्लड को ये भेज रहा है टिश्यू को, है ना। टिश्यू में ये जाकर बहुत भागों में बंट जाएगा, बहुत भागों में ये बंट जाएगा, चारों तरफ से ये जाल की तरह बंट जाएगा इसमें। और ये जो ये आर्टरी बटा बहुत सारे भागों में, इसी को बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरी। और इसमें कैपिलरी की दीवार काफी पतली होती है ना। एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी दीवार में बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं, जिससे यहाँ पर जो टिश्यू फ्लूइड है, इंटरसेलुलर स्पेस में फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड में ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर। तो अब टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड में O2 ज्यादा है ना। और सेल के अंदर कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन होता रहता है, तो सेल के अंदर CO2 ज्यादा होगा, तो सेल से हमेशा टिश्यू फ्लूइड में जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और टिश्यू फ्लूइड से हमेशा ऑक्सीजन इसमें जाएगा और रेस्पिरेशन हमेशा होगा, जिसके कारण सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा और टिश्यू फ्लूइड में हमेशा ब्लड का सप्लाई होता रहेगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। यानी यहाँ भी सिंपल डिफ्यूजन से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। अब ये सारे के सारे कैपिलरी एक जगह पुनः लिंक हो जाएंगे चारों तरफ से आकर, और वेन निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, वेन। यह वेन पूरे शरीर के जितने भी टिश्यू, एक टिश्यू से बताएं, सारे टिश्यू से यही प्रक्रिया द्वारा वेन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेनिंग ब्लड को हार्ट में पहुंचा देगा, हार्ट पुनः उसको लंग्स में भेजेगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजन उसमें मिलेगा और फिर हार्ट को भेज दिया जाएगा और हार्ट उसको पूरा शरीर में भेज देगा। इस प्रकार गैसियस एक्सचेंज हमारे शरीर में होता है ना। कैसे होता है भाई, देखो, when we fill air into our lungs, है ना, then the air present in our alveoli of the lungs has greater percentage of oxygen, carbon dioxide नहीं, while blood plasma has greater percentage of CO2. As we know that material always transports from its higher concentration to lower concentration. Thus, due to higher concentration of oxygen in alveolar sac, oxygen continuously diffuse towards the blood, है ना, blood capillary, and carbon dioxide always diffuse from blood plasma to alveolar sac. बात समझे? When blood become rich in oxygen, है ना, then it carried to the lungs, carried to the heart, heart में चला जाता है, and heart pumps it to the tissues, each tissues of our body, हमारे बॉडी के प्रत्येक टिश्यू में ले जाता है, जहां पर ये आर्टरी, आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड जाता है, आर्टरी लिंक हो जाता है यानी डिवाइड हो जाता है, यानी बहुत सारे कैपिलरी का निर्माण होता है जो टिश्यू में फैल जाता है। अब इसकी कैपिलरी की दीवार पतली होती है, जिसके कारण, और पोर्स होते हैं जिसके कारण मटेरियल का एक्सचेंज टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच आसानी से होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड में चला आया। अब टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है ना, और सेल में रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है, जिसके कारण सेल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। इस प्रकार ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू फ्लूइड,
oxygen continuously diffused towards the cell, while due to higher concentration of carbon dioxide in cells, it also diffused continuously towards the tissue fluid, है ना। अब now the blood become carbon dioxide containing, है ना, impure, that is transported to the heart again, है ना, heart again with the help of वेना के माध्यम से हार्ट में भेज दिया जाता है। एंड हार्ट नाउ सेंड दिस ब्लड, impure blood, to the lungs for oxygenation. This is the manner of gaseous exchange in human body. अब देखो एक what is the role of alveoli, हमने तो ये बताया ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, पतला है, मॉइस्ट है, एडेप्टेड है गैसियस एक्सचेंज के लिए। लेकिन अब यहाँ तो डिफ्यूजन प्रक्रिया हो रही है, डिफ्यूजन से ये काम हो रहा है, तो अब इफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में, एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्या चाहिए, गैस एक्सचेंज प्लेस का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो alveoli enhances or increases the surface area for proper exchange of gas, है ना। इसका मेन रोल क्या है, enhancing the surface area for proper absorption of यानी exchange of gas, है ना। दैट्स ऑल। यही ह्यूमन बीइंग का पूरा रेस्पिरेशन का हमारे पास खाता है, इसी पर हम ध्यान दें। जितनी बातें हमने आपको कहा उतना आप ध्यान से सुनिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। एक्टिविटी जितना था उस पर भी हमने आपको बात किया, किसमें ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट रहेगा, किसमें कम है ना।